सर तो 1991 में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि अब इकोनॉमी को लिबरलाइज कर सकते हैं? वो ऐसा हो गया क्योंकि क्राइसिस हो गया, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए बिल्कुल ख़त्म, आयात करने के लिए पैसा नहीं बचा, और अपना जो सोना था वो उसको शिप करना पड़ा, इंग्लैंड ले, जो कि अभी वापस आया है। ओके। आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले सोना वापस आया है। करेक्ट। ये 91 में ले जाया गया था शिप करके वहाँ रखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी। कोई भी कंट्री जो है, ये जो एक आत्मनिर्भरता का मॉडल था कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, वो थोड़ा मिसकंसीव था। क्योंकि बिना आपकी निर्भरता, आत्मनिर्भरता मान लीजिए कैसे आएगी? अब आज आपके पास ऑयल नहीं है, ऑयल खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। करेक्ट। तो कहाँ से आएगी? आत्मनिर्भरता की बात कैसे कर सकते हो जब बेसिक एनर्जी का सोर्स जो है उसमें ही आपकी आत्मनिर्भरता नहीं है? आप किसी भी चीज़ में आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन ऑयल तो इंपोर्ट करोगे। करेक्ट। फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करता था इंडिया। तो जब आपका ये नेसेसिटीज़ हैं जो आप इंपोर्ट करते थे, आप उनके बिना जी नहीं सकते। करेक्ट। जो आप एक्सपोर्ट कर सकते थे उसको विश्व की उतनी ज़रूरत थी या नहीं थी, तो उन्हें ज़रूरत नहीं भी थी। आपके पास ऐसा कोई एक्सपोर्ट करने के लिए आइटम नहीं था कि जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन आप इंपोर्ट वो चीज़ कर रहे थे जिसके बिना आप नहीं चल सकते एज ए कंट्री। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए। और जब ये क्राइसिस हो गया 91 में कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम्प्लीटली डिप्लीट हो गया, महंगाई जो है अच्छा बहुत बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशन में, तो दैट वाज द राइट टाइम। परिस्थितियाँ बन गई। विरोध तो उस समय भी हुआ, लिबरलाइजेशन का एप्रीहेंशंस भी थे। तब भी हुआ? ऐसा नहीं, आज तक बहुत से लोग रिकनसाइल नहीं कर पाए होंगे। अच्छा। हाँ भाई, जिनकी मोनोपोली खत्म हो गई, जिन ब्यूरोक्रेट्स की डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हिट हुए, तो वो तो विरोध ही करेंगे। इवन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने विरोध किया, जिनकी जो मैं कहूँगा दुकान चल रही थी, जिनके प्रोडक्ट्स जो है वो प्रीमियम पे बिक रहे थे, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, तो वो भी अपोजिशन में थे। आई डोंट नो, आपने बॉम्बे क्लब का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो देयर वाज अ बॉम्बे क्लब, दे वर नॉट वेरी फेवरेबली इंक्लाइंड टू लिबरलाइजेशन, लेकिन उस समय आप कुछ और कर नहीं सकते। तो जब इस तरह का क्राइसिस होता है तभी रिफॉर्म होते हैं। मतलब मजबूरी में किया आपने? मजबूरी में, विलिंगली तो कभी नहीं होता। वो तो स्थिति ऐसी बन गई कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधान वो थे, वित्त मंत्री थे, और उसके बाद फिर ये निर्णय हुआ और बहुत स्वीपिंग रिफॉर्म्स 91 में हुए, हर क्षेत्र में हुए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इंपोर्ट ड्यूटीज़ का घटाना हो। तो वो एक स्वीपिंग रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं 91 में भारत में हुए। उसका नतीजा ये है कि आज हम इस स्थिति में हैं। अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन जिस स्थिति में भी आज हम हैं, अगर 91 के रिफॉर्म नहीं होते तो हम पाकिस्तान होते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 100%। वाओ, तो बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए हमने। बुरा होना चाहिए, खास करके हमारी जनरेशन में सर। यस, यू आर ए लकी जनरेशन। आपके पेरेंट्स ने हार्ड वर्क किया, आप लोग भी करते हो पर उतना नहीं करना पड़ा। हमको तो हर बार हमको तो हर चीज़ के लिए यही बोलते थे सर कि हमारे पास तो ये एक ही टीवी था, इसको हमने 30 साल चलाया, तुम तो फोन रोज बदलते हो, फोन 6 महीने में बदलते हो। ये तो सुनना पड़ता होगा। दैट आई गेट। सर आज प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो लहर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन है। जैसे कि आपने कहा कि आज भी कुछ लोग हैं जो लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को भी अपोज किया जाता है। और कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन सही है, कुछ हद तक इट इज़ डेंजरस। बट सर ये प्राइवेटाइजेशन को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नेशनलाइजेशन क्यों एक बुरी चीज़ है। तो 1969 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बैंक को नेशनलाइज किया था तो इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा और उसकी वजह से बिजनेस एटमॉस्फेयर जो था उस पर कैसा असर पड़ा? देखिए, नेशनलाइजेशन में ये तो बड़ा साफ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मोस्टली उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पे, कस्टमर सर्विस पे, मैनेजमेंट क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के एंगल से देखें तो एक गवर्नमेंट कितने एंटरप्राइज रन कर सकती है, या हर चीज़ में गवर्नमेंट की दखलंदाजी कैसे हो सकती है।
एक चीज़ तो जो आज भी कही जाती है और जो कि काफ़ी हद तक सत्य भी है, प्राइवेट एंटरप्राइज में भी मिसगवर्नेंस होता है और पब्लिक एंटरप्राइज में भी मिसगवर्नेंस होता है। और आज भी कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर है जिनका गवर्नेंस अच्छा है और प्राइवेट सेक्टर का भी अच्छा। तो एक चीज़ तो इसको बहुत कोई कंक्लूसिवली नहीं कह सकता कि ओनरशिप जो है और गवर्नेंस दोनों में ऐसा कोई कोरिलेशन है कि अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो नेसेसरीली बैड गवर्न होगी। ओके सर, इसको एक एग्जांपल के साथ समझा सकते मैं हैं स्टेट बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेट बैंक का चेयरमैन रहता हूँ, लेकिन अगर आप किसी से बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में और अगर सरकारी बैंकों में विशेष रूप से, तो लोग कहेंगे स्टेट बैंक बेटर गवर्नड है। ओके, ठीक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है 57%, लेकिन फिर भी गवर्नेंस में स्टेट बैंक को या बाकी जो नेशनलाइज बैंक है थोड़ा सा फ़र्क लोगों को नज़र आता है। ओके, और ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक हमने देखा कितने बैंक फेल हुए क्योंकि पुअरली गवर्न थे। तो एक तो डीलिंग करना पड़ेगा। और जो मुझे लगता है करेंट गवर्नमेंट की अब थिंकिंग, बाकी तो और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोबारा क्या रीथिंक है। वैसे तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो अभी शायद 3 साल पहले अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट जो है 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेटजिक एंड नॉन स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक। ओके, स्ट्रेटजिक में फिर भी पब्लिक एनर्शिप रहेगी, जैसे डिफेंस की कंपनीज हैं या न्यूक्लियर पावर का क्षेत्र है या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सेंसिटिव सेक्टर्स समझे जाते हैं और उसमें गवर्नमेंट ओनरशिप को समझा गया कि ज़रूरी है। और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में कहा गवर्नमेंट ने कि हम एग्जिट करेंगे। जैसे सर अब जैसे एयर इंडिया, इट इज़ नॉट ए स्ट्रेटजिक एसेट। गवर्नमेंट एविएशन है, होटल है, ये स्ट्रेटजिक नहीं है। करेक्ट। तो गवर्नमेंट का क्या बिजनेस है उन बिजनेसेस को रन करने का। और स्ट्रेटजिक में मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको दिया कि जहाँ डिफेंस का, न्यूक्लियर पावर का या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उस तरह का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी प्रेजेंस रहना चाहिए या गवर्नमेंट ओनरशिप रहना चाहिए कुछ चीज़ों का, तो वो ठीक है। अब एक्शन और एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ये मुझे लगता है कि अब जब 23 जुलाई को बजट आएगा या आगे क्या पॉइंटर्स आते हैं, उस पॉलिसी का कोई रिव्यू है या रीथिंक है, तो वो क्लैरिटी अभी आना बाकी है, क्योंकि कोई एक खास मूवमेंट प्राइवेटाइजेशन पे अभी नहीं हुआ। तो सर जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, तो इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा था उसका? इंडियन इकोनॉमी का कुछ साइज ही नहीं था, गरीब थे। हाँ, और गरीब हो गए होंगे या वैसे ही होंगे, मतलब कोई उसका, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। ओके, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, जो बैंकिंग की रीच थी वो काफ़ी बढ़ी। जो सिंगल मोस्ट अचीवमेंट है नेशनलाइजेशन का या सरकार ने जो बैंकों का अपने ओनरशिप में लिया, उसका एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा था वो ये था कि आज जो आप बैंकिंग क्षेत्र की रीच देख रहे हैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सेंटर पे, अगर शायद नेशनलाइजेशन नहीं होता तो नहीं भी हो सकती थी। सर यहीं पर मेरे फादर हमेशा एक एग्जांपल देते थे। मेरे फादर BSNL में थे, तो मैं हमेशा उनको ये पूछता था कि एयरटेल और जियो है तो BSNL की क्या ज़रूरत। तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल देके समझाया कि अगर आसाम में कोई गांव हो जहाँ पे सिर्फ 1000 लोग हों, वहाँ पर एयरटेल या जियो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, या फिर अगर कमा भी पाएगा तो उसको बहुत समय लगेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन उन लोगों को अगर टेली कम्युनिकेशन का एक्सेस दिया जाए तब जाके वो डेवलप कर पाएंगे उस एरिया को। और इसीलिए BSNL का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो जाता है तो वो BSNL को लॉस होगा, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन लोगों को टेली कम्युनिकेशन का एक्सेस मिलेगा जिससे वो एरिया डेवलप होगा। एंड इवेंचुअली जब वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे और तब अगर एयरटेल या जियो उस मार्केट में एंटर करता है तो वहाँ से BSNL एग्जिट ले सकता है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्वालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि जब सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बच जाता है तो एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं बचता, और क्वालिटी बचता नहीं तो फिर एक्सेसिबिलिटी का कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का एक परफेक्ट बैलेंस हो तो उससे एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी दोनों भी आ जाता है। तो सर ये जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है
और जो बहुत सारे लोग जो अपोज कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ मेरिट दिखता है कि किस हद तक प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और किस हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए? ये जो नॉन स्ट्रैटेजिक और स्ट्रैटेजिक जो आपने बताया, लाइक डू यू लाइक कंप्लीटली एग्री विद दैट और डू यू थिंक देयर इज मोर टू ऐड टू इट? जैसा मैंने कहा, एक तो गवर्नेंस की बात है, तो गवर्नेंस को जो है ओनरशिप से बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की प्रेजेंस की ज़रूरत है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका होटल है, गवर्नमेंट को क्या होटल चलाने का मतलब, एयरलाइन से गवर्नमेंट को एयरलाइन चलाने का क्या मतलब, राइट? BSNL की बात करिए, एक तो एक्सेसिबिलिटी की बात भी है, लेकिन टेलीकॉम में सिक्योरिटी का भी एक रीज़न होता है। अच्छा, तो वो भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में वो तो कोई कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है एंड यू वांट कि भाई हम बिल्कुल पक्का सिस्टम रख रहे हैं, तो आपको अपनी संस्था चाहिए, उसके लिए भी चाहिए हो सकती है। अंडरस्टूड सर। तो इसी एक्सेस ही नहीं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ें अपने पास रखनी पड़ सकती, पर लेकिन उसी कंसिडरेशन पे होना चाहिए। जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी का है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज कर सकती है गवर्नमेंट, जहाँ पे उनकी वाइबिलिटी नहीं बन रही है, तो गवर्नमेंट के पास तरीका है कि उनको कंपेंसेट कर दे कि भाई आप यहाँ ठीक है, जैसे उड़ान स्कीम है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप रीजनल सेंटर्स कनेक्ट करिए और हर टिकट पे वी विल गिव यू सम मनी टू मेक योर सेल्फ, टू एनकरेज यू टू फ्लाई टू दो सेंटर्स। तो सरकार के पास साधन और तरीके तो बहुत हैं, जिसमें कि ये जो एक ऑब्जेक्टिव है उसमें कि आप एक संस्था को ओन करके और उसके थ्रू कराएं, आप प्राइवेट सेक्टर से भी करा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो प्राइवेट सेक्टर का एक इंसेंटिव तो हमेशा ये रहेगा ही कि दे शुड बी प्रॉफिटेबल। करेक्ट। तो अनवाइबल काम वो नहीं करेंगे, लेकिन एक तरीका ये ज़रूर हो सकता है कि भाई आपने अगर गांव में बैंक ने ब्रांच खोला है और सरकार चाहती है कि वहाँ ब्रांच खोले और वो वैसे कॉमर्शियली वाइबल नहीं है, तो कुछ 2 साल 4 साल 5 साल का गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है, तो वो तो तरीका निकल आएगा। जैसे अभी ईवी सेक्टर को मिल रहा है, जैसे अभी ईवी सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, वो जिस तरह से ईवी सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट करने का तो बहुत तरीका। अब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट को ईवी अगर प्रमोट करना है तो एक स्कूटर कंपनी पहले बनाए और उसमें ईवी प्रोड्यूस करे और तब ईवी बढ़े, ऐसा तो नहीं है ना। करेक्ट। वो प्राइवेट सेक्टर ही बनाएगा और बेचेगा। और क्योंकि अभी जो आपका आइस है, इंटरनल कंबशन इंजन है, उसमें और ईवी में प्राइस डिफरेंशियल है, करेक्ट, और लोगों का बिहेवियर आप चेंज करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है बिना इंडस्ट्री को एंटर करे। हाँ, अब अगर पुरानी थिंकिंग होती वो सोचते नहीं हम लोग ईवी बनाएंगे, गवर्नमेंट विल सेट अप ए प्लांट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन इनकर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ लॉसेज एंड देन फिर सोचेंगे कि अब क्या करें। तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम है कंड्यूसिव कंडीशंस क्रिएट करना, जिसमें कि प्राइवेट एंटरप्राइज फ्लरिश कर सके और एट द सेम टाइम मैल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इट कैन इंडल्ज इनटू मैल प्रैक्टिसेस। करेक्ट। तो उसको रोकना, तो इसी तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अब उसमें कैसे बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, अगर आपका रेगुलेशन बहुत टाइट है तो दैट कैन ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव, अगर लूज है then also it will be counterproductive. So it's a very complex, economy is a very complex thing. लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम तो ये है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करे और उनके लिए कंड्यूसिव कंडीशंस क्रिएट करे फ्लरिश करने के लिए। Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.